homeopathy, no homeopathy. जब से आई ये नई राह, दवाओं में छुपी है नई चाह। बिन किसी साइड इफेक्ट के ये दिलाएगी आराम की आह। हाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, सेहत की नई परिभाषा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी, लोगों की सच्ची आशा। आशा आशा जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा हर किस्म में। सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियम में जीवन जिए। हो इलेक्ट्रो होम्योपैथी, नेचुरल है इसकी भाषा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी, सच्चा इलाज है इसका दावा। डॉक्टर मनीष पाटीदार ने हमें बताया, इस राह में सच्चाई का साया। हाँ रोग मिटेंगे, दर्द मिटेंगे, सहज उपाय है हर जगह फैलाया फैलाया। इलेक्ट्रो होम्योपैथी, सबकी है ये आवाज़। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। आज हमारा स्पेशल टॉपिक है जो न्यूरोग्लिया लेवल से है, रिसेप्टर से है। दोस्तों आप अगर किसी भी लेवल पर काल्पनिक चीजों में खोए रहते हो, अतीत में खोए रहते हो दोस्तों, तो याद रखना ये कॉम्बिनेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, आप जा रहे हो उससे बात कर रहे हो, लेकिन वो तो अतीत में खोया हुआ है ना, वो दिव्य स्वप्न देख रहा है ना। याद रखना जब आप कॉम्बिनेशन देखते हो तो क्लेमेटिस है ना, हनीकॉम्ब है ना, याद रखना जिसको आप हनीशक्ल कहते हो है ना, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है व्हाइट चेस्टनट के साथ। ये तीन मेडिसिन मिला दीजिए। क्यों मिला रहे, क्लेमेटिस क्यों मिला रहे हो दोस्तों? दिव्य स्वप्न और वास्तविकता का जो कटाव है उसको दूर करने के लिए आप इस मेडिसिन को दे रहे हो कि भाई आप स्वप्न देख रहे हो लेकिन वास्तविकता कुछ और है ना। हनीशक्ल जो होता है ना दोस्तों, अतीत में जीने की आदत को छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है, यानी ये अतीत में ही जीता रहता है, लेकिन ये मेडिसिन उसको बाहर लेकर आती है दोस्तों। व्हाइट चेस्टनट जो अनचाहे विचार आते हैं, जो चिंता होती है उसको छुटकारा करती है। इसलिए क्लेमेटिस, हनीशक्ल और जो व्हाइट चेस्टनट है बहुत शानदार मेडिसिन है, इसको आप यूज करके देखिएगा। बहुत बढ़िया मेडिसिन के रूप में आपके सामने आ रहा है। यदि व्यक्ति थकान महसूस करता है और प्रेरणा की कमी महसूस करता है, यानी फिजिकल और मेंटल दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड करके वर्क कर रहा है लेकिन दोनों में नेगेटिव जा रहा है दोस्तों, है ना, ऑलिव, वाइल्ड रोज और मस्टर्ड, ये तीन मेडिसिन का आपको उपयोग करना है। ऑलिव क्या करता है, मानसिक और शारीरिक शक्ति जो होती है, जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है वो बढ़ाता है दोस्तों, यानी मानसिक और शारीरिक। अगर आप इलेक्ट्रोमोपैथ में बात करेंगे तो S3RE-C3G है ना, ये मानसिक शक्ति और आपके शारीरिक शक्ति को बढ़ाने का काम करता है, तो ये भी वहां पर ऑलिव एनर्जी बढ़ाने का काम करता है दोस्तों। वाइल्ड रोज जीवन में जब रुचि और उत्साह बढ़ाने का काम किया जाता है दोस्तों, कि आप स्टिमुलेट हो, है ना, तो S1A1RE का रोल आप वाइल्ड रोज के लेवल पर लेते हो, है ना। बिना कारण के उदासी और डिप्रेशन दूर करने के लिए मस्टर्ड का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आप S1C1A1F1RE को सेकंड डायल्यूशन में देते हो, है ना। याद रखना तो ये कॉम्बिनेशन उसी प्रकार से काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन वर्क मेंटली होता है ना। तो ये मेंटली वर्क पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिना कारण के अगर किसी को थकान महसूस होती है और साथ में उसको बहुत कम प्रेरणादायक कंडीशन होती है, तो वहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। यदि आप एक व्यक्ति को मौका देते हो, जैसे मेरे जीवन में जब से मैं इलेक्ट्रोमोपैथ क्लासेस लेकर आया हूं, उसके बाद कई लोगों ने मुझे पर्सनली बहुत हरेस किया है दोस्तों, है ना। मेरे घर में घुसकर बहुत सारी चीज के सीख कर चले गए और दूसरे ग्रुपों में जाकर बुराई करता है, ठीक है। तो यदि व्यक्ति बार बार गलती दोहराता है और सीख नहीं पाता है दोस्तों, वो आज भी सीख नहीं पाए, ठीक है, तो फिर हरेसमेंट हमारा होता है, उसका कुछ नहीं जाता, है ना। तो ऐसे लोगों को सुधारना है ना, तो चेस्टनट बड का उपयोग कीजिए, व्हाइट चेस्टनट का उपयोग कीजिए और क्लेमेटिस का उपयोग कीजिए, है ना। चेस्टनट बड क्या करता है दोस्तों, गलतियों से सीखने और समझदारी को विकसित करता है, डेवलप करता है कि भाई तू मैच्योर कब होगा, है ना, ये गुण है चेस्टनट बड में।
उस व्यक्ति को मैच्योर करता है। व्हाइट चेस्टनट बार बार आने वाले जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, उसको ठीक करने का काम करता है। याद रखना, व्हाइट चेस्टनट नेगेटिव थॉट को दूर करता है, यानी जनरल टानी D6C1 जैसा काम करता है व्हाइट चेस्टनट, है ना। याद रखना दोस्तों, उसमें मिला दीजिए 5 ड्रॉप, देखिए क्या शानदार रिजल्ट मिलता है। क्लेमेटिस मानसिक स्पष्टता और वास्तविकता में ध्यान केंद्रित करने का काम करता है दोस्तों, इसीलिए क्लेमेटिस का बहुत बड़ा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। याद रखिएगा, तीनों प्रोटोकॉल्स बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट आएंगे आपको आपके टेबल प्रैक्टिस में, बहुत शानदार रिजल्ट इनका आपको देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आज का हमारा टॉपिक दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं मॉर्टन्स न्यूरोमा। मॉर्टन्स न्यूरोमा। ध्यान रखिएगा, इस मॉर्टन्स न्यूरोमा को हमने हमारे ही ग्रुप के नेपाल के डॉक्टर छबिलाल जोशी जी की वाइफ को हमने इससे ठीक करवाया दोस्तों। याद रखना, यही डिसीज उनको थी, 2 साल से हर प्रकार के एलोपैथ मेडिसिन का उपयोग करने के बाद भी वो अपने आप को क्योर नहीं कर पाए थे। उनकी वाइफ को क्योर किया है मॉर्टन्स न्यूरोमा के लेवल पर, है ना। याद रखना, जब आप खड़े खड़े पैदल चलते हो तो जो बॉल, जो मोटा वाला एंड होता है ना, इस पे आप चल नहीं सकते, आदमी ऐसे चलता है पंजे के बल, है ना। याद रखना, यदि आपको अकेले वॉकिंग करने की शक्ति नहीं है, ठीक है, फुट के बॉल के नियर में लगातार पेन फील होता है। और पेन कैसा फील होता है, जैसे आप कोई जूता या कोई आप चप्पल पहनते हो और उसमें पत्थर आ गया और पत्थर के ऊपर आपका पांव, है ना, इस प्रकार की फीलिंग होती है जैसे कोई पत्थर रखा हो, भले नहीं होगा, है ना, लेकिन हमारे शू में कोई छोटे छोटे कंकर पत्थर रखे हो, ऐसा अगर पेशेंट को महसूस होता है, पेन का फील होता है, जैसे यहाँ पर इस कंडीशन में उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, इस कंडीशन को मोटर न्यूरोमा कहते हैं दोस्तों। मोटर नर्व से जुड़ा हुआ न्यूरोमा है दोस्तों, न्यूरोसिस है दोस्तों, है ना। इसका कारण बहुत स्पष्ट है, प्रोटोकॉल बहुत स्पष्ट है ना। याद रखना दोस्तों, मोटर न्यूरोमा तब उत्पन्न होता है जब हमारे फुट के इनसाइड में, फुट के अंदर जो टिश्यूज होते हैं ना, वो मोटे हो जाते हैं। ठीक है, टिश्यूज मोटे हो गए दोस्तों, और जब हमारे फुट के इनसाइड में टिश्यू मोटे हो जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा, गादी जैसा, है ना। याद रखना, नर्व के नेक्स्ट में जहां पर ये टो में प्रवेश करती है दोस्तों, यहां से ऐसे करके, है ना, वहां पर दोस्तों ये बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, और जब उसको ऐसा प्रेस करके पाँव रखता है, उसको चुभन जैसा महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे कंकर पत्थर रखा हो। इसीलिए नर्व के अगेंस्ट प्रेशर बढ़ जाता है, वहां जो नर्व है उस नर्व के अगेंस्ट प्रेशर बढ़ जाता है, वो प्रेशर उसे इरिटेट करता है दोस्तों, और इसी के कारण पेन सामने आता है, और बहुत ही सीवियर पेन आता है, जो कि यूजुअली 3rd और 4th टो के बीच में सामने आता है ना। ये जो उंगलियां है ना, 3rd और 4th उंगलियों के बीच में, वहां पर सामने नजर आता है, और जब ये नजर आता है ना, याद रखना दोस्तों, ये ऐसा फैलता है बैक साइड, यहां से यहां तक। और यही कारण है दोस्तों, इसमें जब काउंटिंग होता है ना, बिग टो को सबसे पहले, यानी अंगूठे को सबसे पहले लीजिए आप, 1st, 2nd, 3rd और 4th, ये जो 3rd और 4th है, यहां पर आपको नजर आएगा पांव के लेवल पर। ठीक है, याद रखना, वुमन में सबसे ज्यादा समस्या होती है मेल के, 70-30 का रेशियो है दोस्तों। वुमन में मेन की तुलना में मोटर न्यूरोमा बहुत ज्यादा पाया जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हाई हिल्ड जितने भी शूज होते हैं, चप्पल होती है, मेन कारणों में से एक माना जाता है ना। हाई हिल्ड जो आप पहनते हो ना, तो सबसे पहले क्या करो, डॉक्टर चप्पल पहनने की बात करो, है ना। लिथियम वाली एक चप्पल आती है जिसमें सॉफ्ट या जूते आते हैं जिसके अंदर एक सॉफ्ट प्लेट लग जाती है, जैसे मोजे होते हैं, ऐसे मोजे होते हैं, उसको पहना दीजिए तो वो वहां पर जो प्रेशर इफेक्ट होता है उसको कम कर देता है ना। क्योंकि ये फीट पर प्रेशर पुट करते हैं दोस्तों। जब आप ऐसे चप्पल पहनते हो हील वाली ऐसी, तो वहां पर आपका पांव इस तरह से मुड़ जाता है, लेकिन ये जो पोर्शन होता है ऊपर उठ जाता है, यानी इस पर प्रेशर आता है दोस्तों, है ना। इसका क्योर भी बहुत इजीली है दोस्तों, यदि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की बात कर रहे हो। यदि हम लोअर हिल के शूज पहनना शुरू कर देना तो पेशेंट धीरे धीरे ठीक हो जाता है, लेकिन अगर एक्यूट में होगा तो ठीक होगा, लेकिन सब एक्यूट और क्रॉनिक में लेवल पर चले गए दोस्तों तो फिर बहुत मुश्किल है उसको करेक्ट करना, बहुत समय लगता है। और मैं दावे से कहता हूं, कोई भी एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सक को अगर आप कहते हो कि भाई ये ठीक कर, तो वो 100% बोलता है कि हाँ मैं इसको ठीक कर जाऊंगा। बहुत आसानी से आप इसको ठीक कर सकते हो, और ये टेबल प्रैक्टिस का महत्व है दोस्तों, कि आप जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को समझ रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीजें आपको समझना चाहिए दोस्तों। बिकॉज मोटर न्यूरोमा होगा कब, ये तब होता है, कारण तब बनता है दोस्तों जब शूज का काफी हाइट वाला आप शूज का उपयोग करते हो दोस्तों।
है ना, जिसके हाई हील होते हैं, और इसी के कारण शूज फीट में नर्व के ऊपर लगातार कंप्रेशन बनाता है, प्रेशर बनाता है, उसको इरिटेट कर देता है दोस्तों। और जब ये नर्व इरिटेट हो जाती है, इसी के कारण वहां पर जो है थिकनेस शुरू हो जाती है दोस्तों, ग्रेजुअली मोर पेनफुल कंडीशन डेवलप हो जाती है। और इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों जो प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर इफेक्ट के कारण ये वहां पर उत्पन्न होता है। बहुत सारे अन्य कारण भी होते हैं दोस्तों, है ना, या तो आपका फुट ही गड़बड़ बना हो, डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो, या जो गेट एबनॉर्मलिटीज हो, यानी ब्रेन से जो एक सिस्टम होता है जो पेन को तुरंत कंट्रोल करता है, उसकी गेट की एबनॉर्मलिटी हो गई हो, है ना, इसी के कारण इरिटेबिलिटी होती है दोस्तों। और इसी के कारण फुट में नर्व का प्रेशर बढ़ने लगता है, बहुत ज्यादा प्रेशर वहां पर पड़ना शुरू करता है ना। और यही कारण है जब मोटर न्यूरॉन किसी को पाया जाएगा तो बहुत सारी चीजों के साथ एसोसिएटेड होता है दोस्तों, है ना, या तो फ्लैट फीट हो, उसके बिल्कुल चपटे पांव हो, है ना, हाई आर्च हो उसका, इस प्रकार से हाई आर्च हो, बुनियंस उसको डेवलप हो गए हो, है ना, हैमर टो उसको हो दोस्तों, हथौड़ा होता है कि नहीं, ऐसी हैमर टो हो दोस्तों, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, डे टू डे एक्टिविटीज, आप लंबे समय तक खड़े रहते हो और वजन उठा के काम करते हो, है ना, वो भी यहाँ पर होता है दोस्तों। या आप रिपीटेटिव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हो दोस्तों, जैसे कि आप रनिंग करते हो, आपका सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे आ रहा है ना, या फिर आप वहां पर रिक्वेस्ट स्पोर्ट्स यानी रैकेट से खेलने वाले स्पोर्ट्स में जाते हो, तुरंत गए, तुरंत मुड़े, तुरंत आपने वर्क किया दोस्तों, है ना, जो कि फुट के बाल पर प्रेशर इंक्रीज करता है। आपका जो फुट है उसके बाल पर बहुत ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करता है दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है मोटर न्यूरोमा का दोस्तों। ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें टाइट शू की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, जैसे कि स्कीइंग या बैलेट, है ना, उनमें बहुत ही टाइट शू को पहना जाता है, और वो टाइटनेस अगर ज्यादा समय तक पहनने के कारण वहां पर आप देखोगे प्रेशर बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाएगा, और यही कारण है दोस्तों एक न्यूरोमा रिजल्ट होता है, अर्थात फुट की इंजुरी। अब जब न्यूरोमा डेवलप हो गया, आप मान के चलिए आपकी प्रॉब्लम शुरू हो गई, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम शुरू हो गई। और जब न्यूरोमा शुरू होता है तो इसका बहुत अच्छा मेडिसिन इलेक्ट्रो होम्योपैथ में मौजूद है, बिकॉज मसल से जुड़ा हुआ है ना, आप बहुत इजीली इसको ठीक कर सकते हो दोस्तों। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको एक एक चीज खुल के लिंक जोड़ने की जरूरत है ना। याद रखना, जब आप सिम्टम देखते हो तो सिम्टम में आप इंडिकेट करते हो कि ये जो पेन आ रहा है इंटरमिटेंट पेन है, रुक रुक के आ रहा है दोस्तों, है ना। जब आप पांव पे प्रेशर दोगे तो पेन आ रहा है ना, इसमें ऐसा फील होता है जैसे कि बर्निंग पेन होगा, बर्निंग पेन होता है जलन वाला बाल में या फुट रीजन में, जिसको आप दोस्तों किसी भी लेवल पर आप जब मार्बल पे चलते हो या स्टैंडिंग पोजीशन में होते हो तो आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे शूज में कोई कंकर पत्थर भरे हुए, है ना, शॉक, या बंच आप रखा हो दोस्तों, यानी कोई बंच आपने शूज में मोजो का बंच रख दिया हो, है ना, बिकॉज ऑफ थिकनेस। पेशेंट के टोज नंब या टिंगलिंग महसूस करते हैं दोस्तों, यानी झुंझुनी महसूस करते हैं, सुन्नपन महसूस करते हैं, और ये ऐसा महसूस होता है जैसे पेन रेडिएट अप, पेन ऊपर की तरफ जा रहा हो दोस्तों। और पेशेंट को वॉकिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है, उसको ये लगता है मैं चलूंगा मुझे दर्द होगा, बार बार वॉकिंग डिफिकल्टी करता है दोस्तों। नॉर्मली क्योंकि पेन होता है दोस्तों, बहुत अधिक पेन होता है आपके फुट पर, नॉर्मली जब कोई स्वेलिंग देखते हो आप तो कारण और कुछ रहता है, लेकिन मोटर न्यूरोमा में स्वेलिंग नहीं पाई जाती, ठीक है, याद रखना, मोटर्स न्यूरोमा में कोई भी स्वेलिंग नहीं पाई जाती, केवल और केवल पेन होता है, और रेडिएट पेन होता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इस प्रकार से। इसीलिए कभी कभी जब मोटर न्यूरोमा होता है दोस्तों तो उसका कोई सिम्टम ही नहीं मिलता, है ना, कम से कम 33% पेशेंट को मोटर न्यूरोमा के सिम्टम ही नहीं आते, ठीक है। लेकिन एक चीज कॉमन होती है, मेरे पांव में कंकर पत्थर लगते हैं लेकिन मैं जूते चेक करती हूं तो मुझे कुछ नहीं मिलता, ये कॉमन सिम्टम है, सीधा मोटर न्यूरोमा डेवलप करता है। हमने जोशी जी की वाइफ से भी जब बात किया था तो उनको एक ही चीज पूछा था कि आपको पाँव में क्या फील होता है, तो बोले मुझे बैक साइड में बाल में मोटापन लगता है, क्योंकि वो खुद भी डॉक्टर है, मोटापन लगता है, और साथ में, लेकिन वो एलोपैथ है, आयुर्वेद डॉक्टर है, BAMS, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने कहा था कि हमें यहाँ पर बैक साइड में बाल में बहुत ज्यादा हैवीनेस, भारीपन लगता है, और वहां पर जो चुभन होती है वो महसूस होती है। मैं तुरंत समझ गया मोटर न्यूरोमा में। मैंने जब सर को बताया तो बोले यार मुझे ये डायग्नोसिस नहीं हो रहा है। मैंने कहा आप यूज करके देखो और ये मेडिसिन यूज करके देखो। जैसे यूज किया 2 से 3 महीने के बाद पेशेंट बिल्कुल ओके हो गया, है ना। एग्जामिनेशन जब करोगे उस पेशेंट के फुट पर प्रेस करके फील करके देखिए आप, है ना, आपको मांस लगेगा, टेंडरनेस लगेगा उस स्पॉट पे दोस्तों, और यहाँ पर फुट की बोन के बीच में क्लिकिंग को भी फील करोगे आप, है ना, क्लिकिंग सेंसेशन होता है दोस्तों। आप फोटो खींचते हो तो कैसा महसूस करते हो, है ना। यही कारण है दोस्तों मोटर न्यूरोमा का डायग्नोसिस में बहुत सारी टेस्ट जो है यूजफुल होती है, जिसमें एक्सरे सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। एक्सरे करा लीजिए फुट रीजन का, है ना,
पेन के कॉज को रूल आउट कर जाओगे, जैसे कि स्टेज फ्रैक्चर तो नहीं है, कहीं माइन्यूट फ्रैक्चर तो नहीं है तनाव के वजह से, है ना, क्लियर कर लीजिए, नहीं है, आप समझ जाओ ये न्यूरोमा है दोस्तों, है ना। याद रखना अल्ट्रासाउंड, इस टेक्नोलॉजी में आप जब यूज करते हो साउंड वेव को यूज करते हो ताकि इंटरनल स्ट्रक्चर के इमेजेस को आप वहां पर नोट कर लोगे, उसके टोन को क्रिएट करते हैं दोस्तों। यूएसजी पर्टिकुलरली यहां गुड होती है जिसमें सॉफ्ट टिश्यू के एब्नॉर्मलिटीज को रीडिंग करा जाता है दोस्तों, यानी न्यूरोमास को डायग्नोसिस किया जाता है तो ये सॉफ्ट टिश्यू में आता है, और वहां पर अल्ट्रासोनोग्राफी आप कराओगे तो बहुत इजीली आपको देखने को मिल जाएगा। एमआरआई सबसे बेस्ट चीज है ना। आप सॉफ्ट टिश्यू को डिफरेंट एक्सरेज में विजुलाइज करना चाहते हो, एक एक्सेसिव टेस्ट होती है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होती है दोस्तों, है ना। लेकिन याद रखिए उन लोगों के न्यूरोमा के जिनमें कोई सिम्टम नहीं होता है, यही एक टेस्ट होती है सीधे एमआरआई, फुट रीजन, ठीक है। ये न्यूरोमा को क्लियरली सॉफ्ट टिश्यू को डिजनरेशन को, डिस्ट्रक्शन को, थिकनेस को वहां पर क्लियरली इंडिकेट कर देती है और हम उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कर जाते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है, उम्मीद करूंगा कि आप यहां पर देखेंगे और रिजल्ट लेंगे, है ना। आप हैरान हो जाओगे दोस्तों, इतना बेहतरीन रिजल्ट आपको मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। C3 200 प्लस A1 200 बहुत ही मैजिकल प्रोटोकॉल होता है इस लेवल पे, ठीक है। लेकिन चूंकि न्यूरोमा है, इसे D5 से शुरू करिए या सेकेंड डायल्यूशन से शुरू करिए, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहां पर थोड़ा सा हमको ऐसा लगता है कि नर्वस टिश्यू में बहुत ज्यादा एग्रावेशन हो रहा है ना, बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है, तब हम थोड़ा सा अलग करते हैं, C4F1 को करते हैं, अल्टरनेट हम S5A3RE का प्रयोग करते हैं नेगेटिव में, अगर बहुत सीवियर इरिटेशन हो रहा है तो, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको याद रखना है टिश्यू मोटा हो गया है ना, मोटा हो गया, तब यहां पर आपको याद रखना है स्पेशल पेन केयर ऑयल और A2 S5 C5 F2 WE D4 कंप्रेस, आप इस प्रोटोकॉल को यूज कर सकते हो, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है दोस्तों। हर जगह पर जहां पर पेन होता है, मोटर न्यूरोमा को बहुत इजीली डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है, बहुत इजीली इरेडिकेट किया गया है दोस्तों। जब आप इस प्रोटोकॉल को यूज करेंगे तो आप हैरान हो, हमने केवल इतने से प्रोटोकॉल में उनको ठीक कर दिया दोस्तों, केवल इतने से प्रोटोकॉल में, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। बहुत इजीली पेशेंट रिकवर हो गया है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर ये प्रोटोकॉल यूज कीजिए, रिजल्ट आए तो फीडबैक शेयर कीजिए ताकि हम लोग कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़े और सारे डॉक्टर्स को ये बताते रहें कि देखो हमारे कुछ कलीग्स ने भी इस प्रकार के केस ठीक किए हैं। न्यूरोग्लिया, मैं आपको कल इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, ग्लाया सेल्स, ठीक है, नर्वस सिस्टम की सपोर्टिंग सेल्स होती है। अगर नर्वस सिस्टम में कोई डैमेज होता है तो कहीं ना कहीं उसकी नर्वस सिस्टम को पोषण देने वाली जो न्यूट्रिशन होता है, उस न्यूट्रिशन में डिफिकल्टीज होने के कारण डेवलप होता है। इसीलिए मैंने आपको इसका पूरा हिस्ट्री दिया था कि कितने न्यूरॉन्स यहाँ पर पाए जाते हैं और कितनी न्यूरोग्लिया सेल्स पाई जाती है दोस्तों, है ना। याद रखना न्यूरोग्लियल सेल्स का मेन काम होता है इन्फेक्शन के दौरान नर्व के रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उस इन्फेक्शन से नर्व को कैसे बचाया जाए। मोस्ट कॉमनली नर्वस सिस्टम में जो ट्यूमर्स डेवलप होते हैं उसकी साइड पर न्यूरोग्लियल सेल्स कॉन्स्टिट्यूट होती है, जमा हो जाती है। याद रखना न्यूरोल्जिया होता है, ग्लायोमा होता है, तो ग्लायोमा में क्या हो रहा है, जो ग्लायल सेल्स होती है उसके आसपास कलेक्ट हो जाती है, तो आप उसको बोलते हो कि भाई ये ग्लायोमा हो गया, है ना। बिकॉज न्यूरोग्लिया का काम होता है कि जो इन्फेक्शन हो रही है, ब्रेन के लेवल पर इन्फेक्शन हो गई है, उस इन्फेक्शन से बचाने की उस व्यक्ति को मदद करना, लेकिन ये होता है ट्यूमर के रूप में, है ना। और ट्यूमर के रूप में हो तो याद रखना ब्रेन के लेवल पर अगर कोई ट्यूमर आपको नजर आ रहा, मैं आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा हूं, बाद में नहीं बताऊंगा, जब आपके जब आपको ट्यूमर नजर आता है और ट्यूमर को रिड्यूस करना है तो सबसे पहले ग्लैंड को स्टिमुलेट करो और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करो। ये हो गया आपका S2RE, अल्टरनेट देन F1Y,
ये मेन प्रोटोकॉल होता है। इससे हर प्रकार की जो ग्लैंड का स्टिमुलेशन होता है, खासतौर से ब्रेन के नर्वस टिश्यू में जो सपोर्टिंग सेल्स होती है, उनमें S2RE को आप दे दीजिए, अल्टरनेट F1Y को दे दीजिए और यहां पर रिड्यूस करिए उस पूरे प्रोटोकॉल को। ठीक है, देना नेगेटिव में है ना, याद रखना, देना नेगेटिव में, और साथ में यहां पर S3C3 को शामिल कर दीजिए, इसे देना पॉजिटिव में, D3 में, है ना, S3C3 D3 में, S2RE F1Y नेगेटिव में। अगर ये कर दिया तो आपका ब्रेन ट्यूमर बहुत इजीली रिकवर होता है दोस्तों। ये प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर मैं बता रहा हूं, बहुत सारी थ्योरीज इसके पीछे लगी हुई है। जब आपको ब्रेन ट्यूमर बताऊंगा, ग्लायोमा बताऊंगा, अभी इसके तुरंत बाद में आपको मंडे को ग्लायोमा बताऊंगा, तब आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, याद रखना, जब आप क्लासिफिकेशन करते हो इस न्यूरोग्लियल सेल्स का कि भाई न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होती है, कितनी होती है, तब इसके क्लासिफिकेशन के आधार पर आप वहां पर बताते हो कि भाई ये जो सेल्स होती है ये पर्टिकुलरली यहां पर आपको याद रखना है दोस्तों, ये न्यूरोग्लियल सेल्स है ना। ये न्यूरोग्लियल सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है दोस्तों, बिकॉज न्यूरोग्लियल सेल्स अलग अलग होती है और ब्रेन के अलग अलग पार्ट होते हैं, उन अलग अलग पार्ट में 52 ब्रॉडबैंड एरियाज होता है। ये ब्रॉडबैंड एरियाज पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का सेंटर पॉइंट होता है ना। तो ये जो ब्रेन का ये पार्ट है, इन पूरे ब्रेन के पार्ट को सपोर्ट करने का काम ये न्यूरोग्लियल सेल्स करती है दोस्तों। यानी न्यूरोग्लियल सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी डिस्ट्रीब्यूट होती है दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण तौर से आप समझ लीजिए कि ब्रेन के लेवल पर ही नहीं मिलेगी, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लेवल पर भी न्यूरोग्लियल सेल्स मिलेगी, अर्थात दोनों जगह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, दोनों जगह सपोर्ट प्रोवाइड करती है, याद रखना दोस्तों। इसीलिए इसको दो टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है, सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल्स और पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स। याद रखना, जब आप एक न्यूरोलॉजिस्ट के लेवल पर अपने आप को फिट करना चाहते हो तो याद रखना, यहां पर ब्रेन के जो फंक्शन है दो तरह से कंट्रोल होता है ना। पहला, आपका जो मेन सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल्स होती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रमोट करती है, सपोर्ट करती है, और दूसरी पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स होती है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करती है या प्रमोट करती है ना। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर इस फैक्टर को आप समझ गए तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, आप बहुत इजीली हर प्रकार के सेल्स को डिमॉन्स्ट्रेट कर जाएंगे दोस्तों। अपने दिमाग में डाल लीजिएगा इसको। अगर आपको वाकई में नर्वस सिस्टम का मास्टर बनना है, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं S1 F1 1000 दो, यहां से शुरू करता हूं पूरा साइकोलॉजी, और आप समझना उस चीज को कि मैं बार बार ऐसा ही क्यों कहता हूं, है ना, क्योंकि ब्रेन पे सबसे बड़ा जो कंट्रोल सिस्टम होता है नर्व के सेल्स पर, S1 A1 F1 C1, ये सबसे बेस्ट कंट्रोल सिस्टम होता है जो नर्वस सिस्टम को नर्वाइन, मेडिसिन को नेगेटिव किया, नर्वाइन हो गया, एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, पावर बहुत ज्यादा हो गया, तो यहां ब्रेन में पावर कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, है ना। आपको पता है कि ब्रेन ज्यादातर 85% पॉजिटिव काम करता है। आप कहते हो ना यार ये पॉजिटिव नहीं है, यार ये नेगेटिव पूरा काम कर रहा है, मेनिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी होगा, पागलपन, इंसैनिटी, अरे इसका दिमाग नहीं काम कर रहा, पागल है साला, बोलते हो ना आप, यानी आप समझ रहे हो वहां पर क्या है, पॉजिटिव वर्क, हाइपर सेंसिटिव वर्क हो रहा है दोस्तों। तब ऐसी कंडीशन में आपको मोर नेगेटिव जाना पड़ेगा, है ना, और मोर नेगेटिव जाओगे तो क्या होगा, नर्वस सिस्टम को एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी जैसे ही प्रोवाइड किया, ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, 2-4 डोज महीने में दे दिया, एनर्जी का लेवल गया, उसने स्टिमुलेट कर दिया, ब्रेन को लगा हाँ यार मैं तो गलत काम कर रहा था, धीरे 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 जो हाइपर है वो बिल्कुल न्यूट्रल की तरफ चले। हमें हाइपो नहीं करना, इसलिए हमने ज्यादा नहीं दिया, ज्यादा मेडिसिन दिया हाइपो हो जाएगा, फिर आप हाइपो के लिए ट्रीटमेंट करो, बार बार अप एंड डाउन होता रहेगा, ऐसा नहीं। आप उसको 2-3-4 डोज दे दो, जैसे ही रिड्यूस होना शुरू होगा बैलेंस, कोई एकाएक जादू थोड़ी कर देंगे हम, है ना, सालों की बीमारी है। बार बार आपको पहले 1000 में नेगेटिव दिया, फिर थोड़ा सा कम पावर करके दो, उस फिर कम पावर करके दो, क्योंकि ये केवल इलेक्ट्रोमोपैथ में होता है। अगर ये इलेक्ट्रोमोपैथ की मेडिसिन होम्योपैथिकली काम कर रही है या होम्योपैथ से बनी होती तो याद रखना, आपका सेकंड डायल्यूशन दिया उसके बाद 30 ही देना पड़ेगा, आप 30 के बाद सेकंड नहीं दे सकते, आपने 30 दिया उसके बाद 200 ही देना पड़ेगा, आपको बाकी का डायल्यूशन यूज नहीं होता, है ना। 30 के बाद 200 के बाद 30 काम नहीं करेगा होम्योपैथ में, याद रखना। लेकिन इलेक्ट्रोमोपैथ में दोनों साइंस काम करते हैं, यानी आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाओ या नेगेटिव से पॉजिटिव जाओ, तो हमारा जो पॉजिटिव नेगेटिव का सिद्धांत है वो प्रमोट करता है कि अगर कोई डिसीज यहाँ पर मोर पॉजिटिव है तो नेगेटिव से आप आ जाओ,
है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ जाओ। लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चले जाओ, आपका पेशेंट इतना बढ़िया होगा कि दोबारा कभी उसको प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव का लॉ ऑफ पोलैरिटी का जो नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, जब आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करने वाले सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल्स की बात करते हो तो दोस्तों आपको क्लियर कट बता रहा हूं, एस्ट्रोसाइट्स है ना, एस्ट्रोसाइट्स पहली सेल, माइक्रोग्लिया दूसरी सेल, और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो स्वान सेल्स होती है उनसे सपोर्ट प्रदान करती है, पूरे एक्सोनिक लेवल को मेंटेन करने का काम करती है। आपको केवल इतना याद रखना है कि एस्ट्रोसाइट्स है, माइक्रोग्लिया है और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की न्यूरोग्लियल सेल्स है। तो इनका काम क्या, बस इतना याद रखना, आपको केवल नाम याद रखना है, एस्ट्रोसाइट है, माइक्रोग्लिया है, ओलिगोडेंड्रोसाइट है। इनके काम बहुत बड़े हैं, आज बताने जाऊंगा तो 1 महीना लग जाएगा, लेकिन आपको केवल इतना याद रखना है, मैं इसको कहां प्राप्त करूंगा, ये कहां पर मिलेगी, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट, और उससे रिलेटेड इसका क्या फंक्शन होगा, मेरी कौन सी मेडिसिन है जो यहां पर काम करेगी, बस इतना याद रखना है आपको, आपका सारा काम हो गया। एस्ट्रोसाइट दिख कैसे रहा है, एस्ट्रोसाइट बिल्कुल स्टार शेप्ड न्यूरोग्लियल सेल्स होती है दोस्तों, है ना, स्टार सेल्स, और कहां पाई जाती है, ब्रेन के सभी पार्ट में प्रेजेंट रहती है। यानी एस्ट्रोसाइट का नाम आया, आपने सीधे कहना है कि ब्रेन के सारे पार्ट में प्रेजेंट रहती है। ह्यूमन ब्रेन में 2 प्रकार के एस्ट्रोसाइट सेल्स पाई जाती है दोस्तों, एक होती है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट, एक होती है प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट, है ना, फाइब्रस यानी फाइबर के रूप में, और प्रोटोप्लाज्मिक यानी जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है दोस्तों, ये प्रिकर्सर्स होती है ना। तो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स और प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स 2 लेवल पर यहां पर पाई जाती है ना। आपको केवल इतना याद रखना है, जब आप यहां पर इन दोनों के लेयर को समझोगे तो आपको यहां पर समझ में आएगा दोस्तों कि जो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स होती है कहां पाई जा रही है, मेनली व्हाइट मैटर में ऑक्यूपाई होती है ना, मेनली कहां पाई जा रही है, व्हाइट मैटर में ऑक्यूपाई होती है। यानी फ्यू फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स ग्रे मैटर में भी दिखता है, जो आखिरी की लेयर होती है वो ग्रे मैटर में भी डिस्ट्रीब्यूट होती है दोस्तों। याद रखना इस बात को, कभी फेलियर नहीं आएगी आपको। इन सेल्स के प्रोसेसेस नर्व सेल्स को भी कवर किए रहते हैं दोस्तों, जो सिनेप्सिस करते हैं, है ना। सिनेप्सिस का मतलब होता है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट और एक्सॉन जब वहां पर कनेक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड सिनेप्सी। और ये सिनेप्सी के बगैर कभी भी नर्व इंपल्सेस एक नर्व से दूसरे नर्व के लेवल पर नहीं जाएगी दोस्तों, है ना। यही सिनेप्सी होगी तो ही एक नर्व का इंपल्सेस दूसरे नर्व के ऊपर ट्रांसमिट होता है ना। अगर आपको ये चीज पता है दोस्तों तो याद रखना, जब फाइब्रस एस्ट्रोसाइट देखोगे तो याद रखना, मैं आपको फिर बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ना। आपकी बॉडी में दूसरी जगह ऐसा सिस्टम नहीं होता, सब आ जा सकते हैं, लेकिन फाइब्रस एस्ट्रोसाइट ब्लड बैरियर के फॉर्मेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। यानी आपके हार्ट से जो आर्च ऑफ एओर्टा से जो यहाँ पर आपकी वर्टिबल आर्टरी और जो सर्कल ऑफ विलिस निकला, यहां से आपके ब्रेन में गया, और ब्रेन में गया तो डायरेक्ट नहीं जाता। ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है जो एस्ट्रोसाइट्स के द्वारा बन रहा है, ये एस्ट्रोसाइट ब्लड ब्रेन बैरियर के फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके जो ब्रेन के ब्लड वेसल्स है ना, उनमें सेंडिंग प्रोसेसेस भेजता है। और उन सेंडिंग प्रोसेसेस यानी इस प्रकार का ये सेंडिंग प्रोसेसेस भेजता है, और उस प्रकार के सेंडिंग प्रोसेसेस का मेन काम होता है दोस्तों फॉर्मेशन करना ब्लड ब्रेन बैरियर का। यानी मुझे जो चीज चाहिए मैं वो लूंगा, बाकी की चीज आप वापस जाओ। बैरियर आप क्या बनाते हो, है ना, आप डिस्ट्रिक्ट या स्टेट परिवर्तन होता है तो बैरियर लगाते हो ना आप, और बैरियर में चेकिंग करते हो, है ना। जो आपके लिए अच्छा है उसी को आप अंदर करोगे, जो बुरा है भाई आतंकवादी जा रहा है तो आप क्या करोगे, उसको आप भगा दोगे, नहीं हटाओ इसको पकड़ के थाने में डालो, है ना। पर्टिकुलरली यहां पर कैपिलरी का बैरियर होता है दोस्तों, याद रखना, जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है उस कैपिलरीज के बैरियर के लेवल पर जो कैपिलरी मेम्ब्रेन्स होती है, उस कैपिलरी मेम्ब्रेन के साथ एस्ट्रोसाइट्स वहां पर जंक्शन बनाता है दोस्तों। और ये वो जंक्शन होता है दोस्तों जिसे हम टाइट जंक्शन कहते हैं, है ना। ये जो टाइट जंक्शन होता है ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्म करता है। और इस टाइट जंक्शन का, भाई कहते हैं ना यार ये बहुत कड़क आदमी है यार, इससे ज्यादा बात नहीं करना, नहीं तो ये चिल्ला देता है ना। ये टाइट जंक्शन यानी उसको जो लगा कि ये अच्छा है तो वो खुद कहेगा आजा यार मैं तेरे को बता देता हूँ, लेकिन उसको लगता है कि यार ये सब बदमाशी करते हैं, मस्ती करते हैं, चलो रवाना लोगों ने वो मना कर। तो यही ब्रेन के पास भी होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का, है ना। और वो इस एस्ट्रोसाइट्स के द्वारा बना होता है। एस्ट्रोसाइट टाइट जंक्शन बनाता है और ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्म करता है। हाइड्रोसिफिलस में क्या होगा, हाइड्रोसिफिलस में क्या होता है, लिक्विड जो आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो आपके स्कल कैविटी से बाहर आ जाता है ना, और बाहर आके वहां पर कवरिंग होते हैं, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, जब आप छोटे छोटे टिप्स के बिहाफ पर प्रोटोकॉल तय करोगे तो आप बहुत इजीली यहां पर
कंट्रोल कर जाओगे कि यहां पर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की कोई भी मेडिसिन नहीं है। कोई भी मेडिसिन आयुर्वेद, होम्योपैथ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में जब आप थोड़ा सा नेगेटिव करते हो तो याद रखना वर्वन, F1 और WE, ये 3 मेडिसिन ऐसी होती है जो सीधे नर्व के लेवल पर चली जाती है ना। ये 3 मेडिसिन जैसे ही नेगेटिव हुई नर्वाइन लेवल पर जाकर सीधे ब्रेन की तरफ जाती है। इसीलिए वर्वन का रोल होता है कि वर्वन ऐसा माध्यम क्रिएट करता है कि यहां पर उसकी पहचान होती है इस एस्ट्रोसाइट से। वर्वन एस्ट्रोसाइट को आकर कहता है और एस्ट्रोसाइट उसको ऑब्जर्व करती है कि हाँ ये हमारे काम की चीज है, तो वर्वन को अडॉप्ट कर लेती है। और यही कारण है वर्वन तुरंत वहां पर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके तुरंत ब्रेन के लेवल पर जाकर अपना वर्क करता है। दोस्तों याद रखना, दूसरी मेडिसिन डायरेक्टली नहीं जाती, आपको मोर नेगेटिव जाना पड़ेगा। इसलिए S1 F1 को मोर नेगेटिव हम लोग भेजते हैं। ठीक है, बहुत माइन्यूट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर के लेवल पर अडॉप्ट हो जाते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों। दूसरी बात, जो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स होता है, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट ये कहां था, है ना। आपको जो मैंने पहला एस्ट्रोसाइट्स बताया ये स्पेशल याद रखना व्हाइट मैटर में, और जो ग्रे मैटर होता है प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट ग्रे मैटर में मेनली प्रेजेंट रहता है ना। ये न्यूरोग्लिया की प्रोसेसेस नर्व सेल बॉडीज के बीच में रन करती है। जितनी भी नर्व सेल की बॉडीज होती है उन नर्व सेल की बॉडीज के बीच में रन करता है। अगर आप देखोगे एस्ट्रोसाइट्स का तो मेन रोल होता है ये नर्व सेल बॉडीज जो नजर आ रही है, इन नर्व सेल बॉडीज के बीच बीच में ये रन करने का काम करता है दोस्तों। इसलिए इसका महत्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। आपको याद रखने की जरूरत है, इसका एस्ट्रोसाइट्स का महत्व आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या काम करता है भाई, मैं यही चीज आपको बताया कि पहले मैं आपको बताया कहां पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, क्या काम करता है ये बताया, लेकिन आपको एस्ट्रोसाइट के फंक्शन याद रखना। ब्लड ब्रेन बैरियर से बहुत ही इंपॉर्टेंट, ब्लड से ब्रेन टिश्यू में सब्सटेंसेस की एंट्री को रेगुलेट करता है ना। जितने भी सब्सटेंसेस सर्कल ऑफ विलीज के माध्यम से ब्रेन की तरफ आ रहे हैं, जो ब्लड के माध्यम से न्यूट्रिशन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, उसको रेगुलेट करने का गुण इस एस्ट्रोसाइट्स में है ना। और आप वर्वन और जितनी मेडिसिन को नेगेटिव करके भेज रहे हो वो नेगेटिव वहां पर आकर वर्क कर रही है, तो वर्क एस्ट्रोसाइट्स के माध्यम से कर रही है ना। फ्रेंडली वर्क कर रही है। एस्ट्रोसाइट्स को लगता है कि ये रेमेडी ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है, न्यूट्रिशन है, अडॉप्ट कर लेगा, लेकिन ब्रेन को लगता है कि नहीं ये नुकसानदायक है, तुरंत कंजेस्ट करके बाहर कर देगा दोस्तों। ठीक है, पहला। दूसरा, नर्व सेल्स के जो ग्राउंड होते हैं, है ना, याद रखना नर्व सेल के अराउंड जो ट्विस्ट होता है दोस्तों, है ना, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में सपोर्टिंग नेटवर्क जिसके द्वारा फॉर्म होता है उसको फॉर्म करता है। अर्थात क्रेनियल नर्व आपके सर्वाइकल लेवल पर, सर्वाइकल से स्पाइनल नर्व पूरी बॉडी के लेवल पर, है ना। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जितना भी सपोर्टिंग नेटवर्क होता है उस सपोर्टिंग नेटवर्कों को फॉर्म करने का काम ये करता है एस्ट्रोसाइट, है ना। तो आप कहां पर काम कर रहे हो, वाई यू आर चूजिंग S1 F1 1000, आ रहा समझ में, क्यों आप वहां पर बार बार कहता हूं, कई जगह कहता हूं पैरालिसिस हुआ तुरंत कहता हूं दे दो, 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों, है ना। तो क्यों कहता हूं, आ रहा समझ में, माइंड करिएगा, वर्क करिएगा। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स के अराउंड आप देखते हो, चारों तरफ देखते हो, तो ब्रेन के चारों ओर ब्लड नहीं है, ब्लड कैपिलरीज फिल्टर होकर न्यूट्रिशन अंदर डालती है ना। उसके अराउंड क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है ना। उस एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के केमिकल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का काम करती है एस्ट्रोसाइट दोस्तों, है ना। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन के अराउंड जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है उसके केमिकल जितना भी एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करना का काम किसका है, एस्ट्रोसाइट का। तो आप अगर प्रोटोकॉल ब्रेन के लेवल पर हाइड्रोसिफिलस हुआ तो आप क्या करोगे, है ना, आपको क्या करना है, आपको एस्ट्रोसाइट्स के लेवल पर जाके काम करना है। मैंने अभी ब्रेन के लेवल पर बताया ना आपको। याद रखना दोस्तों, जब आप ब्रेन में देख रहे हो कि जो एक्स्ट्रा सेल्युलर कैल्शियम और पोटेंशियल को रेगुलेट करने का काम कर रहा है, तो आपको याद रखने की जरूरत है ब्रेन में एस्ट्रोसाइट क्या काम कर रहा है। ये ब्रेन की सेल है ना। अब जब यहां पर ये सेल्स है तो आपको याद रखना है कि हमारी बॉडी में हमने सेल के लेवल पर पढ़ा था, सोडियम पंप, कैल्शियम पंप, पोटेशियम पंप, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, है ना। तो याद रखना यहां पर जो ये टिश्यू फ्लूइड है, इस टिश्यू फ्लूइड में यहां पर सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम पंप प्राप्त होता है। अगर आप बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हो तो कैल्शियम अंदर जाता है और जो सेल के अंदर पोटेशियम होता है ये पोटेशियम यहां से बाहर आता है ना। ये जो सोडियम और पोटेशियम का वर्क है, यानी आप देखो किडनी काम नहीं कर रही और आपके बॉडी में स्वेलिंग आ रही, क्या हो रहा है, पोटेशियम आयन कम हो गया। ठीक है, याद रखना
कैल्शियम और सोडियम जरूरत से ज्यादा सेल के अंदर चले गए, सेल फूल गई, इसलिए स्वेलिंग आ रही है। आप यहां से सोडियम और कैल्शियम को बाहर निकाल लो, पोटेशियम को अंदर डाल दो, आप देखो अभी के अभी में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दोस्तों, है ना। आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों, कैल्शियम और पोटेशियम को रेगुलेट करने का काम आपको देखना पड़ेगा, है ना। ये ब्रेन में स्पेशली एस्ट्रोसाइट्स के द्वारा होता है ना। याद रखना, ये वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, ये बाद में आपको बहुत काम आने वाले हैं। सिनेप्सिस ट्रांसमिशन के दौरान जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर एक बार यूज होने के बाद फिर से यूज होता है, तो उनकी रिसाइकलिंग कराना, है ना। और सिनेप्सिस में न्यूरोट्रांसमीटर लेवल को रेगुलेट करना भी एस्ट्रोसाइट का काम है ना। अर्थात सेंसेशन मेंटेन करना, जो एक नर्व के माध्यम से दूसरे नर्व यानी प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक के बीच में जो जंक्शन है, यहां पर गैप होती है और यहां पर एक केमिकल ट्रांसमीटर्स होता है ना। उसमें केमिकल्स को डाला जाता है और ये जो नर्व इंपल्सेस उस केमिकल्स में नहाकर और तेज होकर दोस्तों दूसरे नर्व के ऊपर जाती है। अर्थात सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के दौरान जो भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनकी रिसाइकलिंग करना, वापस बनाना, और सिनेप्सिस को वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को रेगुलेट करने का ये गुण एस्ट्रोसाइट में मौजूद है दोस्तों, है ना। इसीलिए अभी मैंने बताया था न्यूरोट्रोपिन्स, है ना, न्यूरोट्रोपिन्स को सीक्रेट करता है, जो कि यहां पर नर्व की ग्रोथ और नर्वस टिश्यू के फंक्शन को प्रमोट करने का काम करता है। याद रखना इस बात को, यहां पर न्यूरोट्रोपिन को सीक्रेट करता है जो कि ग्रोथ और नर्वस टिश्यू के फंक्शन को प्रमोट करता है ना। आरी का रोल बताइए आप मुझे, आरी क्या कराता है? हार्मोनल लेवल पर ग्रोथ कराता है, मेंटेन कराता है टिश्यू को, है ना, उसके फंक्शन को प्रमोट करता है। इसीलिए तो मैंने S2RE कहा आपको। ये जितना भी फंक्शन है S2RE के लेवल पर एस्ट्रोसाइट के मोटिवेशन के लिए बताया, और यहां पर नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गया है, उसको रिलैक्स करा, इसलिए F1Y बताया। करेक्ट है नहीं? आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो एस्ट्रोसाइट के फंक्शंस को आप लिंक, आप ट्यूमर पे मत जाइए, ट्यूमर में जाना है तो H3C3 दे दीजिए आप, बहुत अच्छा काम करेगा। आपका ट्यूमर सिस्टर ड्रॉप है A2 S2 C2 P2, है ना, या A2 S2 C4 A1 L1 या A2 WEN1, ये जो प्रोटोकॉल्स है ये आप दे दीजिए 30 200 और 1A में, आप देखिए कितना शानदार रिजल्ट मिलता है, सारे ट्यूमर रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। वो साइमल्टेनियसली ट्यूमर के, लेकिन ट्यूमर हो क्यों रहा है वो मैंने आपको बताया कि ट्यूमर इसलिए हो रहा है ना। ब्रेन ट्यूमर के सारे फंक्शन जो एस्ट्रोसाइट्स के द्वारा वहां पर पूरा उसका कंट्रोल हो रहा है, तो S2RE F1Y को जब आप वहां साइमल्टेनियस चलाएंगे वो यहाँ पर पूरे प्रोटोकॉल्स को सेटअप करेगा दोस्तों, है ना। इसलिए आपका प्रोटोकॉल यहाँ पर इस तरह से सेट होना चाहिए। जब फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और पैथोलॉजिकल कॉम्बिनेशन आप इस तरह से बनाएंगे, आप कभी फेल नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है। हो गया कंप्लीट। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, माइक्रोग्लिया। ये माइक्रोग्लिया है। अब इस सेल में और इस सेल में बहुत डिफरेंस है ना, आप देख सकते हो। माइक्रोग्लिया सबसे स्मॉलेस्ट न्यूरोलॉजिकल सेल होती है, सबसे छोटी सेल होती है, लेकिन याद रखना दोस्तों, ये सेल्स मोनोसाइट से डेराइव्ड होती है। आप इस चीज को याद रखना, माइक्रोग्लिया मोनोसाइट से डेराइव्ड होती है। मोनोसाइट तो भाई बोन मेरो में बन रहे, WBC कहां बनता है ना। तो मोनोसाइट्स दोस्तों से डेराइव्ड होती है और ब्लड से नर्वस सिस्टम के टिश्यू में इंटर करती है। याद रखना दोस्तों, मोनोसाइट से डेराइव्ड हो रही है और ब्लड के माध्यम से, ब्लड ब्रेन बैरियर से होते हुए ये पर्टिकुलरली आपको नर्वस टिश्यू के टिश्यू में, जो नर्वस सिस्टम के टिश्यूज है उसमें ब्लड के माध्यम से इंटर करते हुए महसूस करते हो। क्यों आ रही है भाई? इसका क्या काम है? किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन या इंजुरी की साइट की तरफ माइग्रेट करती है और प्राय खास तौर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैक्रोफेजेस के जैसे काम करती है। यानी फेगोसाइटोसिस की जो प्रक्रिया है ब्रेन के लेवल पर है, वो माइक्रोग्लिया के माध्यम से होती है ना। तो माइक्रोग्लिया के लेवल पर अगर आप देख रहे हो तो माइक्रोग्लिया का काम आप क्या देख रहे हो? माइक्रोग्लिया को आप कह रहे हो कि ब्लड के माध्यम से मोनोसाइट है और मोनोसाइट यहाँ पर मॉडिफाइड होकर ब्रेन में आती है और ब्रेन में मॉडिफाइड होकर दोस्तों मैक्रोफेजेस के जैसे काम करती है और ब्रेन में आने वाले जितने भी इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस है, पहली बात तो ब्लड ब्रेन बैरियर में रुक जाएगा, लेकिन किसी इंजुरी के परिणाम स्वरूप अगर कोई वहां पर कंटेंट इन्फेक्शन का गया है, उसको वहां से प्यूरिफाई करने का काम, मारने का काम आपकी माइक्रोग्लिया करती है। उम्मीद करूंगा दोनों सेल का काम माइंड में सेट हो गया होगा, एस्ट्रोसाइट एंड माइक्रोग्लिया, ठीक है। तो माइक्रोग्लिया का फंक्शन क्या हुआ, है ना, सिंपल सा, मैंने कहा F1Y कर दो। आपको याद है मैंने कहा था A3F1Y इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल फॉर एनी टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन। याद रखना, बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन हो रहा है A3F1Y, हालांकि F1 नर्वस सिस्टम के लेवल पर बता रहा हूं,
A311Y में जिस ऑर्गन में इन्फ्लामेशन हुआ है उस ऑर्गन के मेडिसिन एड करके दे दीजिए, उस ऑर्गन का इन्फ्लामेशन चला जाएगा दोस्तों। कोई एलर्जी है, A311Y को उस एलर्जी के लेवल पर, कहां और स्किन में हो तो स्किन के मेडिसिन के साथ एड करके दे दो, एलर्जी चली जाएगी। IgE बढ़ा हुआ है तो ब्लड के मेडिसिन के साथ दे दो, आप देखो वहां पर एलर्जी चली जाएगी। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है आपके ब्रेन के लेवल पर, ब्रेन से सारा काम कंट्रोल करता है। तो याद रखना, यदि ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्फेक्टेड एरियाज हो, है ना, या ये कह सकते हैं इंज्यूर्ड पार्ट हो, यानी आप गिर गए, चोट लगी हुई है ना, इंज्यूर्ड पार्ट की तरफ जब ये माइग्रेट करता है दोस्तों, तो याद रखना मिनिएचर मैक्रोफेजेस के जैसे एक्ट करता है ना। मिनिएचर यानी माइन्यूट, छोटे छोटे जो आपके सैनिक होते हैं वो मैक्रोफेजेस के जैसे एक्ट करते हैं। उनको लगता है तो वो आप तक सूचना भी नहीं देते हैं, वहीं का वहीं उनको जो फॉरेन मटेरियल मार करके फेगोसाइड करके वेस्ट मटेरियल को कार्बन डाइऑक्साइड या जो वेस्ट मटेरियल है उनका जो वीनस सिस्टम से वहां से ड्रेनेज होता है वहां पर डाल के फार कर देंगे, आपको पता भी नहीं लगने देंगे। ठीक है, याद रखना दोस्तों, यही कारण है फेगोसाइटोसिस के मींस के द्वारा सेलुलर डेब्रिस और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको इंगल्फ कर जाते हैं, उनको थोड़े छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, उनके ऊपर के जो प्रोटीन कोटिंग होती है उसको तोड़ देते हैं, है ना, और उनको तोड़ करके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का गुण इस माइक्रोग्लिया में मौजूद है दोस्तों, है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट हुआ, आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों, है ना। यही कारण है जब कभी किसी कारणवश ब्रेन टिश्यू का डैमेज होता है उस दौरान आपको किस चीज की जरूरत होती है, आपको इम्यूनिटी की जरूरत होती है। ये इम्यून और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। तो इन्फ्लामेशन इज अ प्रोटेक्टिव प्रोसेस, इन्फ्लामेशन प्रोटेक्टिव प्रोसेस है, वहां पर या तो रिपेयर या रिजनरेशन होगा, है ना। अगर रिपेयर होता है तो लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है ना। उदाहरण के तौर पे यदि कोई बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेते समय ऑक्सीजन ब्लड के साइड में कम जाती है, ब्रेन के साइड में कम जाती है, तब क्या होता है, टिश्यू का डैमेज हो जाता है, और टिश्यू का डैमेज होता है तो बच्चा कैसा हो जाता है, मेंटली रिटार्डेड होता है ना। क्यों हुआ भाई, बच्चा तो पैदा हो गया ना, फिर क्यों हुआ, वहां तो ब्लड जाना चाहिए था, ये ब्लड ब्रेन बैरियर का फंक्शन फेल हुआ, और उस कंडीशन में यहां पर इम्यून को प्रेरित करने के लिए माइक्रोग्लिया गया, लेकिन माइक्रोग्लिया ने जब इन्फ्लामेटरी रिस्पांस प्रोवाइड किया तो वहां पर ऑक्सीजन कम था, ऑक्सीजन कम था, ऑक्सीजन जितना मिला उतना रिपेयर कर दिया, उतना हेल्दी स्टेट में ला दिया, क्योंकि ऑक्सीडेशन चाहिए, एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। और यही कारण है हम लोग S1 F1 1000 जब देते हैं तो वहां पर बहुत तेजी के साथ एनर्जी स्टिमुलेट होने लगती है, और जब एनर्जी जाती है तो वहां की प्रक्रिया को स्टिमुलेट कर देती है, हेल्दी टिश्यू, रिपेयर टिश्यू का लेवल वहां पर जनरेट हो जाता है दोस्तों। लेकिन यहां पर भी रिपेयर हो रहा, रीजनरेशन नहीं हो रहा, है ना, रिपेयर हुआ, इसलिए मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। लेकिन अगर आप यहां पर इलेक्ट्रोमेपैथ रेमेडीज का उपयोग करते हो दोस्तों, तो ब्रेन टिश्यू को डैमेज के दौरान इम्यून प्रदान करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है, और इन्फ्लामेटरी रिस्पांस प्रोवाइड करा के रीजनरेशन कर देता है। और यही कारण है कि ब्रेन ट्यूमर को भी रीजनरेट कर सकते हो आप, यानी उसको डिस्ट्रक्ट करके वहां से काट के बाहर निकाल सकते हो, और वहां पर पर्टिकुलरली फिर से रिकर कर सकते हो नॉर्मल प्रोसेस को। लेकिन याद रखना, बॉडी के टिश्यू के डैमेज होने पर रिकरेंस कितना होगा ये उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, कि उसने कितना न्यूट्रिशन पूर्व में ले रखा है, अभी क्या न्यूट्रिशन ले रहा है, क्या वो ऐसा न्यूट्रिशन ले रहा है जिससे उसकी एनर्जी वापस लौटे, उसका जो डेवलपमेंट होता है वहां पर रीजनरेशन के लेवल पर हो, रिपेयर के लेवल पर ना हो, है ना। कई लोग ऐसे बीमार पड़ जाते हैं तो पूरे बीमार हो जाते हैं, है ना, ऐसे हो जाते हैं। कुछ लोग शो ऑफ भी करते हैं ताकि परिवार में वाले उसको काम का नहीं बोले, अरे मेरा तो ये दुख रहा है, जबकि काम कर सकता है दोस्तों। जो व्यक्ति बीमारी में काम करता है वो बहुत जल्दी हेल्दी होता है। याद रखना, आप कोई घाव का ट्रीटमेंट करते हो, उसको ज्यादा रगड़ोगे तो क्या होगा, है ना, ज्यादा रगड़ोगे तो पेशेंट को पेन होगा, लेकिन रिकवर जल्दी होगा कि नहीं। तो ऐसे ही आपकी बॉडी है, अगर आपने आराम कर लिया, हाँ ये एक अलग बात है कि वहां पर बॉडी से वर्क नहीं हो रहा, है ना। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें उसको बिल्कुल बेड रेस्ट की जरूरत होती है, वहां पर ये चीज लागू नहीं होती। लेकिन अगर वो वहां पर सब लागू हो रहा है, लेकिन उसको जितना वो इमर्जिंग करेगा, जितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जितना अपने आप को एक्टिव रखेगा, उतना उसका माइंड बहुत जल्दी काम करता है दोस्तों। इसीलिए इम्यून और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोवाइड होकर बहुत तेजी के साथ ठीक हो जाता है ना। कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों का घाव बहुत लेट ठीक होता है और बहुत सारे लोगों का घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ये वही प्रक्रिया है दोस्तों, है ना। यहाँ पर माइक्रोग्लिया का रोल आपको ब्रेन के लेवल पर नजर आएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा सारी चीज समझ में आ गई होगी। लास्ट बात करते हैं दोस्तों, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं आप देख रहे हो, ये एक्सॉन है, ये आपका नर्व सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है। एक्सॉन के जो स्वान सेल्स है उससे सीधा कनेक्शन है दोस्तों इसका, है ना। ये क्या कर रही है दोस्तों,
ओलिगोडेंड्रोसाइट न्यूरोग्लियल सेल्स होती है दोस्तों, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फाइबर के अराउंड माइलिन शूट को प्रोड्यूस करती है। माइंड कीजिएगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पेशली न्यूरॉन के अराउंड होती है, और न्यूरॉन के अराउंड आप माइलिन शीट को प्रोड्यूस करवा रहे हो, उससे माइलिन शीट बनवा रहे हो। याद रख लेना आप इस बात को, है ना। अब जब माइलिन शीट प्रोड्यूस कर रही है तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को हम ओलिगोडेंड्रोग्लिया भी कहते हैं, इसलिए उसको ओलिगोडेंड्रोग्लिया भी कहते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को केवल कुछ प्रोसेस के रूप में देखा जाता है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट प्रोसेस होती है। इसकी जो प्रोसेस होती है ना, बहुत शॉर्ट, बहुत पतली और बहुत शॉर्ट होती है, बस वहां जाके कनेक्ट होती है ना। अगर कनेक्ट हो गई तो काम क्या, याद रख लेना। अलग अलग चीज बताई है मैंने तीनों की, है ना। और यही कारण है दोस्तों, जब आप यहाँ पर एस्ट्रोसाइट को देखो, ब्लड ब्रेन बैरियर से कनेक्ट करो, माइक्रोग्लिया देख रहे हो दोस्तों, तो आप वहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लेवल पर फेगोसाइटिक प्रक्रिया मोनोसाइट के लेवल पर देखो, और जब ओलिगोडेंड्रोसाइट दे रहे हो तो माइलिन शीट के रिजनरेशन के लेवल पर देखो। तीनों अलग अलग चीज है ना, है ना। तो आपका प्रोटोकॉल भी अलग अलग होगा तीनों के लिए, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जब ओलिगोडेंड्रोसाइट का फंक्शन देखते हो तो याद रखना, जहां पर स्वान सेल एब्सेंट होती है, ये जो स्वान सेल में जो कह रहा हूं कि ये कनेक्शन है, तो याद रखना जहां पर स्वान सेल एब्सेंट होती है वहां पर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व फाइबर के अराउंड माइलिनेशन प्रोवाइड करने का गुण यहां पर दोस्तों स्पेशल आपको ओलिगोडेंड्रोग्लिया के लेवल पर नजर आएगा। अर्थात जब स्वान सेल नहीं है लेकिन नर्व सेल के अंदर वहां पर न्यूक्लियस मौजूद है, तब वहां पर ये ओलिगोडेंड्रोग्लिया उससे कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट होकर उसकी जो माइलिन शीट होती है उसके डेवलपमेंट में मदद करता है दोस्तों, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं रीजनरेशन और रिपेयर में ये बहुत अच्छा काम करता है ना। याद रखना, न्यूरॉन के बीच में सेमी स्टिफ कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्मिंग के द्वारा न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सपोर्ट प्रदान करता है, यानी ये एक कनेक्शन बनाता है जिसको आप कनेक्टिव टिश्यू बोलते हो, है ना। ये न्यूरॉन्स के बीच में बनाता है, और सेमी स्टिफ यानी जो स्टिफ मतलब अकड़ाने वाला, ये सेमी स्टिफ होता है, मतलब थोड़ा बहुत लचीला होता है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत लचीला होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू को फॉर्म करता है दोस्तों, है ना, हल्का सा। ये न्यूरॉन सेंस को बहुत ज्यादा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सपोर्ट प्रदान करता है, यानी बहुत बड़ी बात है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में थोड़ा भी अगर किसी को सपोर्ट मिल गया तो पूरे फंक्शन परफॉर्म कर देता है दोस्तों, पूरे फंक्शन प्रमोट करा देता है, जिस कार्य के लिए उसको वहां डाला गया था वो पूरा कार्य परफॉर्म कर देता है दोस्तों। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज मैंने आपको बताई है, न्यूरोग्लियल सेल्स के लेवल पर, माइक्रोग्लिया के लेवल पर, और ओलिगोडेंड्रोसाइट के लेवल पर दोस्तों, एस्ट्रोसाइट्स के लेवल पर। अगर आपको समझ में आ गई है तो इस चीज को हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाली है दोस्तों। अब दूसरी बात होती है, सीएनएस की तो आपने बात समझ ली, एस्ट्रोसाइट हुआ, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हुआ, माइक्रोग्लिया हुआ, लेकिन जो पेरिफेरल नर्व सेल्स होती है उसको भी समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप अगर पैरालिसिस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आज जैसे मोटर्स न्यूरोमा मैंने बताया तो मुझे ये नॉलेज था तो मैंने कर दिया। याद रखना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो प्रकार की न्यूरोग्लियल सेल्स होती है, एक होती है अभी हमने देखा स्वान सेल्स, है ना, और दूसरी होती है सैटेलाइट सेल्स, है ना। याद रखना, सैटेलाइट क्या काम करता है, याद है आपको। सैटेलाइट, भारत बहुत सारे सैटेलाइट भेज रहा है अंतरिक्ष में, जाकर वहां से सारी चीजों को देख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, और उसी के माध्यम से सब सूचना आपको मिल जाती है। याद रखना, स्वान सेल्स और आपके सैटेलाइट सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। याद रखना, स्वान सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाने वाली सबसे मेजर ग्लायल सेल्स होती है दोस्तों। ये सबसे मेजर ग्लायल सेल्स आपके पर्टिकुलर आपकी बॉडी में जब आप फंक्शन देखते हो दोस्तों, तो स्वान सेल का फंक्शन भी आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये है सैटेलाइट सेल्स, बिल्कुल सैटेलाइट जैसी होती है, ये आपकी स्वान सेल्स, है ना, जो पर्टिकुलर आपके नर्व शीट, जो न्यूरिलेमा का लेवल होता है, जो माइलिन शीट होती है, उसका निर्माण करती है ना। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल के अगर फंक्शन देखोगे दोस्तों, तो नर्व फाइबर के अराउंड, ये देखो आप, ये नर्व फाइबर के चारों तरफ है ना, माइलिन एक्शन यानी इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। इंसुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, जो पूरे नर्व के लेवल को एडॉप्टेशन करता है, भेजना लाना ले जाना पूरा इंसुलेट करता है दोस्तों। अर्थात अगर माइलिन शीट बना दी आपने, नर्व रीजनरेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया आपने, है ना।
अगर कोई नर्व का रीजनरेशन कराना है, आपको माइलिन शीथ प्रोवाइड करना है, तो माइलिन शीथ प्रोवाइड करने का काम स्वान सेल करती है। इसीलिए स्वान सेल अगर आपने बना दी तो आप मान के चलो आपने वहां पर रीजनरेशन कर दिया नर्व फाइबर का। और यही कारण है, अगर वहां पर माइलिनेटेड नर्व फाइबर में माइलिनेशन खत्म हो गया, वो न्यूरॉन डिजनरेट हो गया, वो बिल्कुल डिजनरेट हो गया। आपको यहां पर नर्व का न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, L2 सिंथेसिस, WE, G, C5, ये वो मेडिसिन है जो न्यूरोलॉजिकल लेवल पर D4 में, D2 में, D1 में टॉप क्लास मेडिसिन है नर्व के रिजनरेशन को। याद रखना, ये बहुत ब्रिलियंटली न्यूरोटोन के लेवल पर काम कर रही है, शानदार काम कर रही है दोस्तों, है ना। दूसरा, अपनी फेगोसाइटिक एक्टिविटी के द्वारा रीजनरेशन के दौरान जितने भी सेल्यूलर डेब्रिस है, स्कैवेंजर्स जिसको बोलते हो, दुश्मन, उनको वहां से रिमूव करने का गुण आपकी इस सेल्स में, स्वान सेल्स में, है ना। ये जब फेगोसाइटिक एक्टिविटी कराएगी तो वहां पर रीजनरेशन के दौरान कराएगी कि भाई मुझे जल्दी से हटाओ, इसको हटाओ सेल डेब्रिस को। वो डेब्रिस हटेगा तभी तो रिनोवेशन कर पाऊंगी मैं, तब वहां पर रीजनरेशन शुरू करती है दोस्तों। इसलिए इसका अपना बहुत बड़ा रोल आपको नजर आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात, जब आप सैटेलाइट सेल की बात करते हो, सैटेलाइट सेल से एक प्रकार की ग्लायल सेल ही है, जैसे आपने वहां देखा था, ये भी एक प्रकार की ग्लायल सेल्स होती है। और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन के एक्सटीरियर सरफेस पर प्रेजेंट रहती है। जो न्यूरॉन का बाहरी वाला पार्ट होता है ना, उस बाहरी पार्ट पर रहती है। क्या काम करेगी? सेंसेशन को कलेक्ट करना, है ना। जो सैटेलाइट सेल्स का फंक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स को फिजिकल सपोर्ट प्रदान करता है। याद रखना, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स को फिजिकल सपोर्ट प्रदान करता है। अगर आप एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हो तो किस पे कर रहे हो, माइंड करना आप, है ना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन के अराउंड एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के जो केमिकल एनवायरनमेंट होता है उसको रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। तो आप एक्सटर्नल अप्लाई करके क्या कर रहे हो, है ना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन के चारों तरफ एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के जो केमिकल कंपाउंड्स हो उसको रेगुलेट करने का काम ही कर रहे हो, उसी का मदद भी कर रहे हो। वही मदद कर रहे हो जब भी तो हार्मोनी बन रही है, होम्योस्टेसिस बन रहा है। और जैसे ही होम्योस्टेसिस बना, जिस चीज के लिए आप दिया वो रेगुलेट हो जाएगा। कम काम कर रहा है उसको आप पॉजिटिव में दे रहे हो, बढ़ा रहे हो। जो बड़ा हुआ उसको नेगेटिव में दे रहे हो, घटा रहे हो। यही तो काम वो भी कर रहा है, आप भी कर रहे हो, है ना। इसलिए सैटेलाइट सेल के फंक्शन याद रखना, फिजिकल सपोर्ट प्रदान करना और एक्स्ट्रा सेलुलर के जो केमिकल कंपाउंड्स है, जो केमिकल एनवायरनमेंट्स है, उसको रेगुलेट करने में बहुत बड़ा मदद करना, ये सैटेलाइट सेल का काम है। उम्मीद करूंगा आज की मेहनत आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और आप जब इसको अपने टेबल प्रैक्टिस में देखेंगे तो कल से जो हम 45 पॉइंट्स का चैप्टर कल के बाद यानी मंडे से शुरू करूंगा, एक आपको पॉइंट डेली बताऊंगा, है ना, ताकि आपको मेमोराइज हो। और जब ये पॉइंट्स आप देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस प्रकार का कोई भी वहां पर रूटीन फ्रेमवर्क नजर नहीं आएगा। 100% रिजल्ट के साथ आपको नजर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम यहीं रखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप